नमस्कार किसान भाइयों, वेक्टर के चैनल में आपका स्वागत है। वेक्टर प्रकृति अनुकूल खेती की विधियों के लिए लगातार काम कर रहा है, कई सालों से काम कर रहा है और बहुत सारी नई चीज़ें हमने किसानों के साथ काम कर करके सीखी हैं, जिनके बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत लग रही है। और ये जो बातें हैं ये आपको खेती में सफलता प्रदान करेंगी और प्रकृति को अनावश्यक पेस्टिसाइड, फंजीसाइड इत्यादि से बचाने का काम करेंगी, क्योंकि हम इस विधि से लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे किसान अपनी ज़मीन को पेस्टिसाइड और फंजीसाइड से मुक्त रखने में सफल हो रहे हैं। प्याज से जुड़े हुए विषयों पर वीडियोस की एक सीरीज आपको जल्द ही देखने को मिलेगी और यह वीडियो भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है, प्याज अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्याज की खेती कई राज्यों में होती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का प्रमुख स्थान है। हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश भी उत्पादक राज्य हैं और प्याज का रकबा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अन्य फसलों के मुकाबले इसमें किसान को मुनाफा ज़्यादा समझ में आता है। दूसरी बात है कि इसमें भाव का उतार चढ़ाव काफ़ी देखने को मिलता है, तो वह भी इसकी ओर आकर्षित होने का एक कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण सिंचाई के लगातार बढ़ते हुए साधन हैं, क्योंकि प्याज सिंचाई पे आश्रित फसल है, पानी पे आश्रित फसल है प्याज। तो आज हम इसी बिंदु से शुरुआत करेंगे, क्योंकि प्याज की दूसरी फसल, साल में 2 फसलें होती हैं प्याज की, तो एक प्याज की दूसरी फसल लग चुकी है और वह उस स्थिति में है कि जब उसे पानी या सिंचाई के विषय में किसान को जानकारी होनी चाहिए। प्याज का उत्पादन सिंचाई के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। अगर इसे समय समय पर सिंचाई नहीं मिलती तो उत्पादन घट जाता है। सिंचाई समय समय पर नहीं हुई तो उत्पादन प्रभावित होगा और ढेर सारी बीमारियों का अटैक होगा, जिससे फिर किसान को बहुत अंधाधुंध पेस्टिसाइड, फंजीसाइड ये सब खेत में डालने पड़ेंगे। तो ये वीडियो मुझे ज़रूरी लगा कि हम सिंचाई पे बात करें। आज हम इसी विषय पे बात करने की कोशिश करेंगे कि प्याज में कब कब और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए। तो प्याज की जीवन चक्र को अपन प्रमुख रूप से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो उसकी ग्रोथ फेज है, वेजिटेटिव फेज जिसको कह सकते हैं आप। तो इसका समय जो है रोपाई से 30 दिन तक, या डायरेक्ट सीडिंग का है तो 60 दिन तक अपन कंसीडर करते हैं कि ये 60 दिन इसके वेजिटेटिव फेज हैं। इसके बाद जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा बढ़ती है, यानी दिन की लंबाई बढ़ती है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्याज की गोलाई दिन की औसत लंबाई पर निर्भर करती है। प्याज तभी गोलाई लेना शुरू करता है जब उसे प्रॉपर अमाउंट में धूप मिलती है। दिन की लंबाई एक प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, तो वह बहुत महत्वपूर्ण है कि वो गोलाई, जब वो गोलाई लेता है तो इसे अपन उत्पादन फेज कह सकते हैं। और यह रोपाई से 30 दिन बाद से लेके 60 से 70 दिन तक आगे चलता है, 90 दिन तक भी चलता है, अलग अलग वेराइटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन 90 दिन मान लें कि 90 दिन इसका उत्पादन फेज है और आखिरी के 25-30 दिन इसका मैच्योरिंग फेज समझ लिया जाए उसको। तो ये 3 हिस्से हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोपाई के 30 दिन बाद से लेके 90 दिन तक पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे किसान यह मानते हैं कि प्याज की अच्छे उत्पादन के लिए इसको तान देना बहुत ज़रूरी है। तो वह एक गलत विचारधारा है कि प्याज को तान देना है। तान देने का मतलब है कि पानी की खींच, मतलब पानी, फसल को पानी की ज़रूरत है फिर भी हम उसे पानी नहीं दे रहे। इसके क्या नुकसान हो सकते हैं ये समझने की कोशिश करें अगर, कि आप समझिए प्याज में 80 से 90% पानी होता है अलग अलग अवस्था में। तो वो जो पानी है वो ज़मीन से ही मिलेगा, आप जो उसे सिंचाई करेंगे तो वही पानी उसको प्राप्त होगा। पानी क्यों ज़रूरी है पौधे के लिए कि पानी में घुले हुए पोषक तत्व या आपने जो खाद डाली है खेत में वो पानी में घुल के ही पौधे को प्राप्त होती है।
अगर आप उसका पानी आप रोक देंगे तो पौधे को पोषक तत्व भी प्राप्त नहीं होंगे, और पौधे को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होंगे अगर, तो वह उसका उत्पादन घट जाएगा, ये तो वेल अंडरस्टूड है। दूसरी बात यह है कि जब पौधे को पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं तो पौधे में बीमारियों से लड़ने की, कीटों से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो बीमारियों का अटैक बढ़ जाता है। जैसे ज़मीन आप लगातार उसको सूखा रखते हैं तो थ्रिप्स एक सबसे बड़ा पेस्ट है प्याज का। अगर आप लगातार प्याज को पानी नहीं देते हैं या उसको सूखा रखते हैं, ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई नहीं करते हैं, तो प्याज में थ्रिप्स का अटैक काफ़ी बढ़ जाता है। फिर आपका दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है। परंतु अगर मूल कारण का निदान नहीं किया गया, यानी आप सिंचाई नहीं करते और सिर्फ दवाइयाँ डाल रहे हैं, तो आपके खेत से थ्रिप्स जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, और थ्रिप्स के कारण भी बहुत सारा उत्पादन का नुकसान होता है। तो एक यह पहलू है। दूसरा न्यूट्रिशन का पहलू आपको बता ही दिया। तीसरी बात यह है कि प्याज की जड़ें बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, इसकी जड़ें छिछली होती हैं। तो ऊपर से 6-7 इंच 8 इंच अगर नमी नहीं है आपके खेत में, तो प्याज का उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। प्याज में सिंचाई का एक सिद्धांत यह है कि आपने जितना पानी दिया है, अगर उसका 25% पानी टूट चुका है, यानी पौधे ने उसको यूज़ कर लिया है, तो आपको अगली सिंचाई कर देनी चाहिए। इस मान से अगर हम देखें तो 4 से 6 दिन में आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, ज़मीन के हिसाब से। ज़मीन कैसी है, रेतीली है, दोमट है, काली मिट्टी है, ऑर्गेनिक मैटर कितनी मात्रा में है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सिंचाई कब आएगी। परंतु जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, गर्मी का मौसम आता जा रहा है, तो आपको सिंचाई की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपन सिंचाई किस तरीके से करते हैं। अगर हम स्प्रिंकलर चलाते हैं, या हम ड्रिप से खेती करते हैं, या फिर हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो तीनों का ही अलग अलग प्रभाव फसल पे पड़ता है। ज़्यादातर सिंचाई प्याज की फ्लड इरिगेशन से होती है। वह कोई बुरा नहीं है, अच्छा है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी पानी को सोख लेती है और पोषण पौधों को मिलता रहता है। अगर यही काम हम स्प्रिंकलर से करते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पानी टूटने के बाद जब हम दोबारा खेत में पानी देते हैं, यानी अगर पानी ज़्यादा सूख गया है खेत का और फिर से हम पानी दे रहे हैं, तो बीच में एयर स्पेसेस यानी खाली जगहें बनती हैं जहाँ पे हवा ट्रैप हो जाती है और पानी नीचे नहीं पहुँच पाता। तो इस स्थिति को तोड़ने के लिए एक ही रास्ता है कि हम ड्रिप से या फिर फ्लड इरिगेशन एक बार कर दें, और फिर उस नमी को हम स्प्रिंकलर के माध्यम से मेंटेन रखें। स्प्रिंकलर का एक नुकसान ये होता है कि प्याज में कई तरह की फंगस जनित बीमारियां होती हैं, और खेत में अगर वो आ चुकी हैं तो स्प्रिंकलर की सिंचाई से वो काफ़ी मात्रा में फैल जाती हैं। पर स्प्रिंकलर का एक फ़ायदा थ्रिप्स के मामले में यह होता है कि अगर हम स्प्रिंकलर बार बार चलाते हैं तो थ्रिप्स की मात्रा नियंत्रित रहती है। ड्रिप इन दोनों के बीच का एक रास्ता है जो कम पानी में प्याज का उत्पादन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 सिंचाइयाँ हैं जिनके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, और किसान के पास क्या मेथड इंस्टॉल्ड है उसके अनुसार वो सिंचाई। मैच्योरिंग फेज में अगर हम पानी की तान देते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो ये है कि इसकी जड़ें जो पौधे ने डेवलप करी हैं वो पानी की कमी से मरने लगती हैं, और जब हम उनको दोबारा पानी देते हैं तो फिर नई जड़ों का विकास शुरू हो जाता है। तो जो पौधे की एनर्जी उसका साइज बनाने में खर्च होनी चाहिए थी, वो जड़ों के निर्माण में खर्च होने लगती है। तो आपका उत्पादन इस तरीके से भी डाइवर्ट होता है। आपने जो उसमें खाद वगैरह डाले हैं वो आपके प्याज में कन्वर्ट होने की बजाय ढेर सारी जड़ों में कन्वर्ट होने लगता है। तो यह भी एक खतरा है पानी की तान देने का। पानी कब रोक देना चाहिए यह भी ज़रूरी है कि जब आपका प्याज अपनी ढलान पे हो, उसने अपना साइज़ अटेन कर लिया है, मतलब उसने अपना साइज़ प्राप्त कर लिया है, और उसके बाद उसकी पत्तियां जब ढलने लग गई हैं, तब फिर आपको प्याज निकालने के 20-25 दिन पहले से पानी बंद कर देना चाहिए। यह नियम उनके लिए है जो पका हुआ प्याज निकालते हैं। जो कच्चा प्याज निकाल रहे हैं वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, पर पका हुआ प्याज निकालने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है कि प्याज निकालने के 20-25 दिन पहले से हम पानी बंद कर देते हैं ताकि उसकी जड़ें सूख जाए और निकालना आसान हो जाए।
आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। इस तरीके के और वीडियोस और जानकारी के लिए आप वेक्टर के चैनल से जुड़े रह सकते हैं, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके समय का धन्यवाद।